बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदिया गफ़ा मास टीवी इंटरनेशनल के गौर व फिक्र प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सामीन कराम, आज हमारा टॉपिक है कि कोरोना वायरस एक हकीकत या अफवाह। जैसे कि सामीन कराम, आप देख रहे हैं कि 3 महीने से हमारा पूरा मुल्क लॉकडाउन की सिचुएशन में है, हालत में है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक खौफ की लहर दौड़ी हुई है सिर्फ इस कोरोना वायरस की वजह से। तो आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसान इलाही साहब और उस्मानी साहब। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी डॉक्टर साहब आपका, और आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए टाइम निकाला। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ ये सिचुएशन है पाकिस्तान में कि लोग इसकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना वो कह रहे हैं कि हमारे रिलेटिव्स में किसी को है, ना दोस्तों में किसी को है। तो हम कैसे माने कि ये एक बीमारी है, एक वायरस है? वो तो इसको एक हवा समझ, मतलब ऐसे ही आसान लेके उसको इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि मजाक बना रहे हैं। काफ़ी वायरल ऐसी वीडियोस हमने देखी हैं। तो आप बताएं इसके पीछे क्या हकीकत है? जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि कोरोना जो है वो अफवाह है या हकीकत। मेरे ख्याल में अफवाह तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए। हकीकत के लिए तो आज इस वक्त दुनिया में जो है वो 50 लाख से ज़्यादा केसेस और 3 लाख से ज़्यादा अमवात ये ज़ाहिर करती हैं कि ये एक हकीकत ही है। और अगर हमारी कौम इसको सीरियस नहीं लेगी तो बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 जो है ये किसी ओल्ड इन्फेक्शन की न्यू फॉर्म है। क्या ये हकीकत है? मतलब सुनने में आया है कि 50s की कोई बीमारी है जो अभी तक, मतलब उसकी फॉर्म जो है कोविड-19 में कन्वर्ट हुई है। हाँ जी, कोविड-19 का मतलब यही है कि ये वायरस पहले से इसकी कुछ फॉर्म्स पहले भी आ चुकी हैं। और 2007 में जैसे आपको पता है चीन में सार्स वायरस बहुत ज़्यादा जो है उसकी फैलाव की बातें थी। तो ये कोरोना वायरस उसी सार्स वायरस का ही तसलसल है। और 50 से लेके जो है ये मुख्तलिफ शक्लें बदल के ये जो है वो बार बार अटैक कर रहा है। पहले जो है उसकी जो महदूद थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आए दिन हम न्यूज़ में भी सुन रहे होते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि इतने डेथ रेट हैं और इतने केसेस हैं तो अफेक्टेड, तो ये जो रेशियो बढ़ रहा है हमारा डेथ रेट का और केसेस का, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे? क्या ये केसेस बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ रही है या केसेस बढ़ रहे हैं? एक्चुअली क्या है, कोरोना का एक जो है ना वो तरीक़ाकार है। WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर चीज़ की डेटा कलेक्शन का वो जो काम करते हैं, जो उनकी प्रोलिफरेशन की जो उनकी तरीक़ेकार होते हैं। कोरोना का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक केस पॉजिटिव है तो इट मीन्स दैट 3 और केसेस आपके पास सोसाइटी में लाजमी होंगे। ये एक प्रूफ बात है जो आप अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सके। जब हमने पाकिस्तान में कोरोना स्टार्ट हुआ है तो शुरू में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम थी और हम बमुश्किल जो है वो दिन में 2500 या 3000 टेस्ट कर रहे थे। वो अब हम इस वक्त 15-16 हज़ार की कैपेसिटी तक पहुंच गए हैं। जैसे जैसे आप टेस्ट ज़्यादा करते जाएंगे केसेस की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो इट मीन्स हमारी टेस्टिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हम कितनी टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारे केसेस ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। जी, टेस्टिंग एबिलिटी एंड टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी जो है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आते जाएंगे। अच्छा उस्मानी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम देख रहे हैं कुछ लोगों ने तो कोरोना को इतना सीरियस लिया, इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले गए कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन कुछ सिचुएशन हमने जगहों पे देखा कि वो इतना लाइट ले रहे हैं कि वो बिल्कुल खेल कूद बनाया हुआ है, उसके मजाक समझ के रखा हुआ है। वजह देखें, इसमें जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है जो आपने भी अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि आपका टॉपिक ही है कि कोरोना एक हकीकत या एक अफसाना या एक अफवाह। तो कोरोना बदल एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तमाम डॉक्टर्स इस पे मुत्तफिक हैं, तमाम जो लोग हैं गवर्नमेंट है तमाम दुनिया की, वो इस पे मुत्तफिक है कि कोरोना जो है वो एक हकीकत है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 50s की किसी बीमारी का एक सिलसिला है जो अब आकर की कोरोना की सूरत में हमारे सामने आया हुआ है।
यहाँ जो आपका सवाल है कि लोगों ने इसको सीरियस नहीं ले रहे या इसके अंदर जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ हमारी अपनी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं कोरोना के मामले में वो उतनी परफेक्ट नहीं है कि जिस तरह हमारी यूरोप की गवर्नमेंट की उनकी पॉलिसीज़ थी कि उन्होंने इसको एक चैलेंज लिया और इसके ऊपर एक इम्प्लीमेंट किया और एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट किया। हमारी गवर्नमेंट ने इसको कुछ थोड़ा सा खुद मजाक बना दिया कि किसी जगह कोरोना है तो किसी जगह कोरोना नहीं है, तो किसी जगह उन्होंने एक सड़क खोल दी है तो एक बराबर वाली सड़क पे कह रहे हैं कि चले जाओ। तो ये जो कुछ सिचुएशन कंफ्यूजिंग सिचुएशंस थी कि जिसको लोगों ने एक मजाक समझ लिया कि यार यहाँ तो हम घूम रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो वहाँ बंद किया हुआ है, वहाँ तो नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा। ये जो कुछ चीज़ें ना अगर स्ट्रिक्टली इसके ऊपर अमल कराया जाता है, जैसे गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, चाइना ने किया या सऊदीया ने किया या यूएई ने किया कि 100% उन्होंने लॉकडाउन कर दिया या एक तरह का कर्फ्यू कर दिया कि भाई कोई नहीं निकलेगा, तो शायद वो इससे कुछ कंट्रोल हो जाता। लेकिन जहाँ उन्होंने आधे मुल्क को उन्होंने खोल के रखा हुआ है, आधे मुल्क को बंद किया हुआ है, या अगर तुम सूबे की बात करें तो सूबे के एक शहर बंद पड़ा हुआ है, 2 शहर खुले हुए हैं, तो उसके अंदर जो है ये कन्फ्यूजन जो पैदा हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने इसको सीरियस लेना छोड़ दिया। लेकिन उस्मानी साहब, मैं आपकी इस चीज़ में बात में एक चीज़ ऐड करूंगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। आप मस्कत देख लें, वहाँ पे खाली आपके मथुरा से स्टार्ट हुआ था, तो मथुरा को ही सील किया गया था पहले, पूरे आपका जो था। अब आप ये देखें ना, वहाँ पे सिर्फ ज़्यादा केसेस, एग्जैक्टली वहाँ ज़्यादा केसेस मथुरा में थे। तो जैसे मथुरा की आप बात कर रही थी कि मथुरा को उन्होंने लॉकडाउन किया, तो वो अब चूँकि वो कोरोना जो था वो मथुरा के एरिया में था, वहाँ डेथ ज़्यादा थी या उनके जो हुए थे पॉजिटिव आए थे वो तादाद वहाँ ज़्यादा थी, तो उन्होंने मथुरा को बिल्कुल क्लोज कर दिया था, बिल्कुल सील कर दिया था, ठीक है ना। और लेकिन उन्होंने ये नहीं किया था कि आधे मथुरे को उन्होंने खोला हुआ था और आधे मथुरा के अंदर उन्होंने वो रखा था, उन्होंने पूरा बंद कर दिया था। कोई ना मथुरा में इन हो सकता था ना आउट हो सकता था। लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमारे यहाँ उस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब के डॉक्टर बहसे थे, डॉक्टर आप देख रहे थे कि जो सिचुएशन यहाँ थी, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी और यानी हमारी सूबाई गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी ये इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे थे कि भाई आप लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो ये पैसे जो बांट रहे थे या और जो दूसरी चीज़ें थी उसके लिए एक रश लगा हुआ था। बैंकों के सामने जाए तो 500-500 औरतें खड़ी हुई हैं, या और सब्जी मार्केट में जाए तो वहाँ एक रश, वहाँ पुलिस भी मौजूद होती थी लेकिन कोई कंट्रोल उस पर नहीं था। तो अब उसके इफेक्ट्स क्या होंगे या क्या हुए हैं? देखिए उस्मान साहब, जैसे आपने कहा बैंकों के सामने रश लगा हुआ, या जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे बांटे जा रहे थे, तो उस वक्त तो बहुत रश लगा हुआ था, लोग देख रहे थे। अब आप देखें इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, उन पैसों को बांटे 15-20 दिन गुजर चुके हैं। तो अब जिन अफसरान ने वो पैसे बांटे थे, जो पुलिस वाले उन पर मुतय्यन थे उनकी हिफाजत पे, उसमें से बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उनके इफेक्ट्स अब सामने आ रहे हैं। अब जो बैंकों में रश लगा हुआ है या जैसे अब मार्केटें खुली हुई हैं, तो ये क्योंकि इसमें इसका टाइम पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज एटलीस्ट, तो ये अब आज की जो मार्केटें खुली हैं इसका रिजल्ट हमारे पास अगले 15 दिन के बाद आएगा। मतलब हम तैयार हैं कि 15 डेज बाद अल्लाह माफ़ करे कि रेशो ज़्यादा बढ़ जी, वो तो हमारे फेडरल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कह चुके हैं, आपके जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर है वो भी कह चुके हैं, हेल्थ एडवाइज़र, कि जी ये जून का मिड और जून के एंड तक आप पीक देखेंगे कोरोना की, और उसकी वजह यही होगी जब सब कुछ खुला हुआ और SOPs पे किसी तरह का भी कोई अमल नहीं हो रहा। उस्मानी साहब, जैसा भी आपने कहा कि आधा मथुरा बंद है, आधा मथुरा खुला है, या यूएई में अगर आप जाएं तो खाली दुबई को सील किया था, तो वो पूरा सील था, आधा ओपन नहीं था, आधा क्लोज नहीं था। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इंटरनेशनली अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो हमारे पहले दिन से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खुद अनाउंस कर रहे हैं कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इसको अफोर्ड करें। तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो पूरा लॉकडाउन मतलब पूरा सील करें उस एरिया को जहाँ पे अफेक्टेड है। वो बात आपकी सही है कि उनके पास हमसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। हमारे पास नो डाउट हमारे पास भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। हमारे पास हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो एक अलमिया आप कह लीजिए हमारे मुल्क का ये है कि हम कोई भी एक चीज़ हमारे यहाँ शुरू हो जाए, कोई एक इशू हमारे मुल्क में शुरू हो जाए,
तो हम उस इशू की जो अहमियत होती है उसको एक साइड पे डाल देते हैं और हम वहाँ पे उसको सियासत में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ सैलाब आ जाए तो सियासत शुरू हो जाती है, सैलाब की रोकथाम पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि उसको कैसे रोका जाए, उस पर क्या SOPs बनाई जाए, उस पर किस तरह से अमल किया जाए, वहाँ सियासत शुरू हो जाती है। कोरोना आया उस पर भी सियासत शुरू हो गई, उस पर भी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालनी शुरू कर दी गई, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर इस चीज़ से हट करके सिर्फ एक नेशनलिज्म के तहत अगर तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स एक पेज पे आ जाते हैं और ये सोचते कि अब हमें इस पर ये करना है, अब इस पर हमें कोई सियासत नहीं करनी, इस पर हमें सिर्फ ये करना है कि आवाम को बचाना है, तो नो डाउट कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन एटलीस्ट हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 100% नहीं करते, 50% पे तो आ सकते थे, 40% पे तो आ सकते थे, अभी तो हम 40 से भी बिलो। क्या करें डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ उस्मानी साहब से। प्लानिंग, लेक ऑफ प्लानिंग, जैसे उस्मानी साहब ने कहा हमारे पास जब कोई मुसीबत आती है तो हमारे पास जब कोई मुसीबत आती है तब हम उसका हल सोचते हैं। बैरून ममालिक या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका की आप मिसाल लें, वो 10 साल 20 साल पहले की प्लानिंग करके रखते हैं। उनको पता होता है कि जी अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की क्लाइमेटी आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन हमारे पास जब सैलाब आ जाता है उसके बाद हम सोचते हैं कि अब क्या करना है। तो कोरोना भी जब हमारे पास आ गया उसके बाद हुकूमत ने सोचना शुरू किया कि अब इसके लिए क्या करना है, उससे पहले इसके लिए कोई भी जो है वो प्लानिंग नहीं की गई। लेकिन डॉक्टर साहब सोचेंगे भी कितना, 3 महीने हो गए और अभी तक कोई इसका सोल्यूशन तो हमारे सामने आया तो नहीं। ये हमारा कौमी मिजाज है ना कि हम डे टू डे की वो करते हैं, प्लानिंग करते हैं। बस आज का दिन गुजर जाए, कल देखा जाएगा कल क्या होगा। तो डे टू डे प्लानिंग है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है नहीं, ना ही 3 महीने पहले थी, ना ही अब हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ 3 माह पहले खड़े थे। ये बिल्कुल ऐसा ही था। अगर हम कैरियर की सेक्टर को ले लें, जॉब सेक्टर्स को ले लें, तो वहाँ भी हमारा यही एटीट्यूड कि यार आज कमा लो, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, कल का पता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। जैसे हमारे यहाँ देखा गया है बहुत से लोगों के ये इश्यूज आए हैं कि उन्होंने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपने टेस्ट करवाए तो वो पॉजिटिव आए, लेकिन जब वही बंदा अगर टेस्ट करवाने जा रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों? और फिर लोग इस वजह से भी शायद ये इसमें है कि ये तो एक अफवाह ही है क्योंकि प्राइवेट ने वेरीफाई कर दिया है कि इसको कोई कोरोना नहीं है। तो क्या मतलब कि गवर्नमेंट की पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है? एक्चुअली सारे केसेस में ऐसे नहीं है, ऐसा हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। तो ये बहुत ही टेक्निकल किस्म का टेस्ट है। कोरोना का टेस्ट जो है ये कोई आम सादा सा ब्लड लेके और उसमें से टेस्ट नहीं करना, बहुत ही टेक्निकल किस्म का टेस्ट है। और इसमें एरर का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 30 to 35% है ही है। 30 to 35% आपका एरर रहेगा। तो जिन लोगों के दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास या प्राइवेट इदारों के पास इतने एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद को वो कवर कर सकें। शुरू के दिनों में बहुत कम पेशेंट्स थे, बहुत कम टेस्ट जा रहे थे तो वो मैनेज कर पा रहे थे। अब शायद उनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो शायद इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, तो मीन्स के प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो शायद ये वजह है कि उनके पास लैकिंग है। बिल्कुल, उनके पास एक्सपर्टीज जो है ना वो बिल्कुल कम होंगी। तो गवर्नमेंट के पास तो जो है पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है और हमारे पास ट्रेंड लोग मौजूद हैं गवर्नमेंट में और एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। प्राइवेट हर लिबर्टी के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके पास आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कोई इतनी ज़्यादा लोग जो है मैन पावर इतनी ज़्यादा होगी। उस्मानी साहब, हम तो ये सुनते आए हैं अब तक कि लोगों का माइंडसेट है कि गवर्नमेंट में जाएंगे तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन प्राइवेट में ऑथेंटिसिटी है। लेकिन मैं तो बड़ी ताज्जुब में आ गई कि मतलब डॉक्टर साहब ने इतनी बात हमें आज बताई है, हमें आज पता चला है कि सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं और एक ट्रेंड स्टाफ भी मौजूद है वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात यही है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उनके पास जो मशीनरी है या उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें डेफिनेटली वो क्वालिटी के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक फंड होता है, हेल्थ फंड है हमारे पास, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस पर वो एक अलग बात है कि उसको यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन इनके पास होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट होती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना क्लिनिक खोल लेता हूँ या मैं अपना हॉस्पिटल बना लेता हूँ, तो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है या मेरा एक आध कोई पार्टनर होगा उसकी इन्वेस्टमेंट, तो वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर नहीं कर पाते कि हम उस लेवल की मशीनरी या उस लेवल की जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम इंस्टॉल कर सकें अपने उसमें।
और मैन पावर भी हमारी जो है वो उसमें हम नहीं ला सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है जो अच्छे डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी हाई सैलरीज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, मतलब उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अगर वो बड़े सर्जन को या किसी बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो वो एक तरह ऑन कॉल होता है जो 5 मिनट के लिए आता है, या उनका वीक में एक दिन होता है जो 1 घंटा 2 घंटा बैठता है बस। लेकिन बाकी ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशन में आई है ये चीज़ें कि एक आध कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के जो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ बनाए या जहाँ बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है उनको एक आध को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है ये सारे अनएक्सपीरियंस होते हैं, या डॉक्टर्स में होते हैं जो जिन्होंने नई नई डिग्री ली है और पास हुए हैं, उनको कहीं गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिली है, वो प्राइवेट को ज्वाइन करें तो उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो इस वजह से भी आपके देखें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कितने केसेस सामने आते हैं कि बंदा आया और वो उसको सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसकी डेथ हो गई और वहाँ पे फिर हंगामा हुआ, फिर डॉक्टर को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने। एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि कौन से लोग हैं जिन पे कोरोना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? एक्चुअली क्या है कि कोरोना जो है वो जो पहले से बीमार लोग हैं, जैसे डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर या हार्ट का पेशेंट है, या उसको फेफड़ों की, लंग्स की जो है वो सांस की पहले से कोई बीमारी है, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसकी वजह यह है कि उनकी इम्यूनिटी जो कुव्वत मदाफ़त है जिस्म की वो ऑलरेडी कमज़ोर होती है तो वो बीमार होते हैं, और बीमारी मज़ीद उस कुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर कर देती है। तो जब कोरोना उनकी बॉडी में एंटर होता है तो उसको ज़्यादा जो है वो जद्दोजहद का सामना नहीं करना पड़ता, मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ता, और वो उनको जो है फ़ौरन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आपने नोट किया होगा कि जो अमवात हो रही हैं हमारे पास वो भी ज़्यादातर उन्हीं की हो रही हैं जो एक से ज़्यादा अमराज में पहले से मुब्तला। जी, तो उस्मानी साहब मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी बीमारी के मुब्तला हैं उन्हें ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों में ये चीज़ पाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी बीमार था, इसको वही बीमारी है, वो कोरोना में नहीं मरा। तो ये काउंटिंग का कोई सिलसिला, कोई ऐसी बात चल रही है? ऐसे केसेस आए हैं सामने, लोगों में आए, लेकिन अभी इसको ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो जो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे। लेकिन ये मैं इसमें डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ, डॉक्टर साहब ये सुनने में भी आया है, बल्कि एक आध कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, मेरे अपने करीबी दोस्तों में से एक लोग हैं कि इनकी डेथ हुई है, लेकिन उनके फैमिली वाले कह रहे हैं तो इसको गुर्दे की बीमारी पहले थी लेकिन वो इसकी डेथ हो गई थी बाद में कोरोना उन्होंने डिक्लेयर किया है, या हॉस्पिटल में एक सर दर्द का बंदा जाता है तो उसको भी कोरोना में ही लिटा देते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है हॉस्पिटल में? बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल में ये मिथ है और कुछ भी नहीं है, मिथ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो लोग बीमार होते हैं या एंड स्टेज पे हमारे पास आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट कर लिया गया। अब कोरोना का रिजल्ट आएगा 24 या 48 घंटे के बाद, क्योंकि हमारे पास टेस्ट का बर्डन इतना ज़्यादा है, लेबोरेटरीज की कैपेसिटी कम है। इस दौरान उसकी डेथ हो गई, रिजल्ट आया उसका दूसरे दिन तो जो है वो सोशली उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ये वजह है। सामईन कराम, ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, इसको सीरियस लें, और ये एक जो लॉजिक है वो डॉक्टर साहब ने आपको क्लियर किए यहाँ पे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, एक तो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि जो ये ट्रेंड चल रहा है कोरोना का, बकौल ये सुनने में आ रहा है लोगों के कि भाई ये ट्रेंड जो है पाकिस्तान में बहुत स्लो चल रहा है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड, तो इसलिए भी शायद इसको हल्का लिया जा रहा है। जी ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा यूरोप के कुछ ममालिक में या अमेरिका में जो बहुत तेज़ी से केसेस फैले हैं हमारे पास वो नहीं फैले। एज सच कोई इस पे रिसर्च या स्टडी या कोई रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास धूप बहुत तेज़ है, गर्मी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पे धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो अल्ट्रा वायलेट रेस जो सन की हैं उनसे जो है इसके फैलाव में थोड़ी सी इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। एक तो ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि आपको यकीनन पता होगा कि यूरोप में, अमेरिका में ओल्ड एज लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसकी बनिस्बत हमारे पास जो है वो 65 to 70% यंग पीपल है और ओल्ड एज लोगों की तादाद बहुत कम है। तो ओल्ड एज लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, इसलिए वहाँ पे तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है और हमारे पास कम नज़र आ रही है। तो फिर अब जो ये लोगों का ट्रेंड है कि इसको हल्का लेना चाहिए फिर? बिल्कुल भी नहीं हल्का लेना चाहिए, किसी सूरत भी इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यंग लोग भी हमारे पास मर रहे हैं। जो हमारे पास अमवात हो रही हैं उसमें हमारे पास यंग लोग भी मर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास लोगों की डाइट अच्छी नहीं है,
इल न्यूट्रिटेड हैं लोग, वेल न्यूट्रिटेड हैं, और लोगों के जो माशी हालात अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए जब भी अगर खुदा न खास्ता अगर तेज़ी से फैल गया तो यंग लोग भी इससे बहुत मुतासिर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसको वाइंड अप करते हैं, हमारा प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो इसका आप मुझे बताएं कि इसका फ्यूचर क्या है कोरोना का, और फ्यूचर के साथ साथ इसके क्या सोल्यूशन होगा। एक्चुअली क्या है कि पहले तो जो है लोग शायद समझ रहे थे कि ये स्विच ऑन और ऑफ वाली बात है, ये एक स्विच ऑन करने से आया और स्विच ऑफ करने से गायब हो जाएगा। लेकिन अभी जितने भी साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, WHO तक ने कह दिया कि अब आप कोरोना के साथ आपको लंबे अरसे तक रहना होगा और अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से ही ढालना होगा, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती और हर किसी को अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक इसका जाना मुमकिन नज़र नहीं आता। तो मतलब इसका फ्यूचर ये है कि अभी हम एक्सपेक्ट करें, तो फिर इसका फ्यूचर ये लॉकडाउन से ही है सॉल्यूशन इसका? नहीं, एक्चुअली सॉल्यूशन तो इसका सोशल डिस्टेंसिंग है। हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए लॉकडाउन कराया गया, या हमारे पास नहीं, दुनिया के बेशतर मुल्कों में हर जगह लॉकडाउन इसीलिए कराया गया। अब लॉकडाउन आप ज़्यादा अर्सा तक जारी नहीं रख सकते, आप जैसे गरीब मुल्क में, तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे? इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि लॉकडाउन को हम इसलिए भी मेंटेन करते हैं कि हमारे अवेयरनेस नहीं है, तालीम की कमी है। अभी देखिए जो ये इन्होंने एक मेहरबानी की कि सारी मार्केट खोल दी, क्योंकि ईद करीब है और आपको पता है खवातीन को शॉपिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है ईद में, तो उन्होंने वो खोल दी उनकी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन उनको ये कह दिया गया कि भाई आप बच्चों को लेके नहीं जाए, आप अकेली जाए शॉपिंग, लेकिन वहाँ 4 बच्चों के साथ आ रही हैं, तो अब उनको कौन रोके, कौन से? और उसमें ये नहीं कि वो कोई गांव और देहात की खवातीन है, वो पढ़ी लिखी खवातीन उसमें आ रही है, जो कोई बैंक में काम कर रही है, कोई टीचर है, कोई जो है वो पढ़ी लिखी टीचर। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। ये एक हकीकत है और आपको इसको फेस करना है और इसी तरीके से फेस करना है कि जो हिदायत आपको दी जा रही है बराए मेहरबानी उस पर। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि जैसे ये टेलीफोन के ऊपर रिंग बेल चल रही है, इसके जब आप किसी को फ़ोन मिलाओ तो पहले कोरोना का सिलसिला शुरू हो जाता है, बाद में बेल बजती है, उससे बेहतर ये है कि हम इस किस्म की कंपेन्स गवर्नमेंट को चलानी चाहिए, लोगों के साथ NGOs के साथ मिलके या किसी भी फोरम के साथ मिलके, टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, या पर्सनली लोगों के साथ मार्केट में छोटे छोटे कैंप्स लगा दें, स्टॉल्स लगा दें, वहाँ पे जैसे सियासी पार्टियों के कैंप लगते हैं, स्टॉल लगते हैं इलेक्शन के ज़माने में, इस तरह की कोई चीज़ें गवर्नमेंट कर दे तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत मास लेवल पे कैंपेन चलानी पड़ेगी इसकी, इसमें कोई शक नहीं। उसके लिए फंड्स भी हो। जी सामीन कराम, तो हम इस एंडिंग पे कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इतनी डिटेल में आपको क्लैरिफाई की है हर एक चीज़ कि ये कोरोना वायरस सीरियस एक चीज़ है, इसको हकीकत समझें, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों अहबाब को, सबको महफूज करें, इस पे अमल करते हुए इसकी जो SOPs जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रही हैं उसको उस पर अमल करें, उसको सीरियस लें बराए मेहरबानी। तो आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी अच्छे मौजू पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम और हमारे एक्सपर्ट्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।